हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट 12th पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा रजवाड़ों का विलय हम स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये आज का टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आप कल की क्लासेस देख लेंगे। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, पहले वे जाके कल की क्लास देखें, तभी आज का समझ आएगा, अदरवाइज आज का समझ नहीं आएगा। तो पहले आप कल की क्लास देखें। तो कल हमने पढ़ा था रजवाड़ों का विलय, हमने स्टार्ट किया था, खत्म नहीं करा था। तो आज हम इसको खत्म करेंगे, रजवाड़ों के विलय को, कि कैसे रजवाड़ों का विलय हुआ और कौन से रजवाड़ों को मिलाना मुश्किल था, विलय करना मुश्किल था, उनको विलय करा और कैसे वो भारत का एक हिस्सा बन गए, कैसे भारत में विलय हो गए। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे देसी रियासतों का विलय, और आज हम इस चैप्टर में आपके दो ही रजवाड़ों का विलय दिया गया है। आपके फर्स्ट चैप्टर में हैदराबाद और मणिपुर, और उसका ही विलय पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे सरकार का नजरिया। कल भी हमने थोड़ा सा सरकार का नजरिया पढ़ा था। लेते हैं कि कल हमने रजवाड़ों के विलय में सरकार के नजरिए में क्या पढ़ा था। तो सरकार को भी डर हो गया था कि जो रजवाड़े हैं, अगर वो विलय नहीं होंगे, स्वतंत्र रह जाएंगे, क्योंकि घोषणा कर दी गई थी माउंटबेटन योजना के तहत कि जो रजवाड़े स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकते हैं, जो भारत का हिस्सा बनना चाहे वो भारत का हिस्सा रह चुके हैं। इन सब के बीच चलते हुए अंतरिम सरकार ने एक फैसला लिया कि हम इनको मनाएंगे, जितनी भी देसी रजवाड़े हैं जो विलय होने में थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं, जो विलय नहीं होना चाह रहे हैं भारत में, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम चतुराई से काम लेंगे, हम उन्हें मनाएंगे, मना के फिर हम उन्हें विलय करेंगे। और ये सारा कार्यभार संभाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कदम नहीं उठाते तो रजवाड़ों का विलय होना मुश्किल था। बहुत सारे, जितनी भी देसी रियासतें थी, बहुत सारे रजवाड़े थे, देसी रजवाड़े रियासतें, वो मिलने को तैयार थी, वो एग्री थी कि हम मिलने को तैयार हैं। सारी आजादी से पहले ही सारे रजवाड़े विलय हो गए थे भारत में, लेकिन कुछ रियासतें थी जो विलय होने के लिए तैयार नहीं थी, जैसे मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सरकार ने ये कदम उठाए। तो माउंटबेटन योजना के तहत ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे ये अधिकार मिला हुआ था उन्हें माउंटबेटन योजना के तहत कि वो या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद सरकार ने इनको विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला। ये काम देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन ये इतना इजी था नहीं, ये बहुत एक मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, उस टाइम के उड़ीसा में ही सिर्फ 26 छोटे छोटे देसी रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 16। अब हम पढ़ेंगे वो कौन सा तरीका था, वो कौन सा समझौता था, वो कौन सा अग्रीमेंट था जिसके जरिए विलय किया गया। किसको? देसी रजवाड़ों को। शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद भारत से मिलती थी, वे सभी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में विलय हो गए थे, और वह सब विलय होना चाहते थे अपनी मर्जी से। अब वो एग्रीमेंट क्या था जिसपे हस्ताक्षर करके ये सब विलय हो रहे थे, सहमति पत्र भी उसे कहा जाता है, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये 1 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो सहमति पत्र कौन सा था जिस पर देसी रजवाड़ों ने विलय होने के लिए हस्ताक्षर करे थे। तो वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनसे सभी रजवाड़ों को विलय किया गया था इसी सहमति पत्र के जरिए। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर को मिलाने में थोड़ी दिक्कत हुई। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हैदराबाद और मणिपुर को भारत का हिस्सा बनाया गया, कैसे विलय करा गया। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे हैदराबाद को विलय किया गया भारत में। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन हो गया था विलय भारत में। कैसे हुआ वो अब हम पढ़ेंगे। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाकों से घिरी हुई थी। हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शरीक था, वो बहुत दौलतमंद था। वो नहीं चाहता था कि वह भारत में विलय हो, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। निजाम चाहता था
कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा मिले। 1947 नवंबर में एक समझौता किया गया भारत और हैदराबाद के बीच यथास्थिति बहाल करने के लिए। यह समझौता 1 साल तक चला और इस समझौते के दौरान भारत की बातचीत हैदराबाद से बनी रही। इसी दौरान हैदराबाद की जनता ने निजाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि जो तेलंगाना इलाका है हैदराबाद के, वहां के किसान निजाम के दमनकारी शासन से परेशान आ चुके थे। वहां की महिलाएं भी उसके जुल्म का शिकार हो चुकी थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और किसानों ने, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन का हिस्सा बने। जब निजाम ने देखा कि यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, तो उसने एक अर्धसेना लोगों के खिलाफ तैनात कर दी। इस अर्धसेना को रजाकरों भी कहा जाता है। ये रजाकर बहुत सांप्रदायिक और अत्याचारी होते हैं। जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगी, इन रजाकरों का अत्याचार बढ़ता गया, बलात्कार बढ़ते गए, ये बलात्कार भी करते थे, इनके जुल्म बढ़ते गए। तब इसी दौरान भारत ने अपनी सेना हैदराबाद में पहुंचाई और लोगों को बचाया। तभी हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गया। पढ़ेंगे कैसे मणिपुर का विलय भारत में हुआ। आजादी से चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र ने एक सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस समझौते के तहत वो भारत में विलय होंगे। समझौते के बाद उनको यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की स्वायत्तता बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बाद भी 1948 में जनमत के दबाव में आकर वहां पर चुनाव के फलस्वरूप वहां पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में मणिपुर के विलय को लेकर बहुत मतभेद थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में ना हो, लेकिन जो मणिपुर की कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए। इसके बाद राजा को समझाया भारतीय संघ ने, तभी राजा मान गए और मणिपुर का भारत में विलय हो गया। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से ही। तो ये टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक खत्म कर चुके हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ चुके हैं, हम विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पढ़ चुके हैं, हम देसी रजवाड़ों का विलय पढ़ चुके हैं, उसमें हमने हैदराबाद और मणिपुर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। अब ये राज्यों का पुनर्गठन है क्या? राज्यों का पुनर्गठन है कि अब देश का बंटवारा हो चुका है, अब हमें देश के प्रांतों की, राज्यों की सीमाएं तय करनी है कि किस आधार पर राज्य और प्रांत बटेंगे। ये फैसला कैसे होगा, ये एक बहुत मुश्किल काम था, इसको करने में बहुत समस्याएं भी आई। लेकिन आजादी से पहले ही 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। तो उसमें ये सिद्धांत अपनाया गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, जो राज्य और प्रांत बनाए जाएंगे, वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में, जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है, उसी के आधार पे वो राज्य बट जाएगा। लेकिन आजादी के बाद सिचुएशन अलग थी। तो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व थे, उन्होंने सोचा कि अब हम इस सिद्धांत को अपनाकर नहीं चलेंगे, हम इस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। उसका भी एक रीजन है क्यों उन्होंने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा सोचा। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा, उनको डर था अगर भाषा के आधार पर प्रांत और राज्य बनाए जाएंगे तो देश का छोटे छोटे हिस्सों में बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भाषा के आधार पर राज्य और प्रांतों का बंटवारा नहीं करेंगे, उनकी सीमाएं तय नहीं करेंगे। आगे चलकर ये अपनाया गया। लेकिन
इसको जो लोकल लोग थे और जो लोकल पार्टियां थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, पुराने मद्रास के जो तेलुगु भाषी लोग थे वो चाहते थे, जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, वो चाहते थे कि आंध्र नाम से एक अलग राज्य बने भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। उसको लेकर बहुत आंध्र नामक एक आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिए, बहुत हिंसा हुई, हिंसा बढ़ने लगी। सरकार इसी चीज में लगी रही, हाँ ना हम बनाए राज्य ना बनाए। इसी के चलते जो पोट्टे श्रीरामुलु थे, जो 1952 में जिन्होंने आंध्र आंदोलन शुरू करा था और वो आमरण अनशन पर बैठे थे, उनका मानना था कि जब तक आंध्र प्रदेश नामक राज्य नहीं बनेगा मैं आमरण अनशन से नहीं उठूंगा। 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हिंसा और बढ़ गई, लोगों में आक्रोश फैल गया, लोग मारकाट करने लगे, हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। कई विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यह डिसाइड हुआ, सरकार ने, भारतीय सरकार ने यह डिसाइड करा कि अब हम, ये घोषणा करी 1952 में कि अब हम आंध्र प्रदेश नाम से भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। ये घोषणा हुई 1952 में। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। 1952 में सिर्फ घोषणा हुई थी कि आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाया जाएगा भाषा के आधार पर, लेकिन वो राज्य बना 1953 में। इसके बाद और राज्य भी मांग उठाने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। उसके बाद 1953 में यह घोषणा हुई कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। एक आयोग बनेगा जो राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करेगा, वही देखेगा कि किस आधार पर राज्यों का सीमांकन करना है, कैसे करना है। उसके बाद और भी बहुत राज्य थे जिन्होंने मांग उठाने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बने। 1953 में सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनेगा, लेकिन 1956 में यह पारित हो गया। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात भाषाई आधार पर राज्य बने। उसके बाद 1966 में पंजाब और 1972 में असम से अलग होके मेघालय एक अलग राज्य बना भाषा के आधार पर। उसके बाद अब इस चैप्टर में हमारा कोई भी टॉपिक पेंडिंग नहीं बचा है। अब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, हमने ये हेल्प के लिए ही बनाई है ताकि बच्चों की हेल्प हो और वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेकंड चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।